जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत. भविष्य जाणून घ्यायची उत्सुकता आपल्याला सगळ्यांनाच असते. मग ते आपलं वैयक्तिक आयुष्याबद्दलचे काही प्रश्न असोत किंवा अवतीभोवती घडणाऱ्या काही घडामोडी असोत. या शोमध्ये पंडितजी राजकुमार शर्मा यांच्याकडनं आपण नेहमी अवतीभोवती घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींपासून ते स्टॉक मार्केटपर्यंत त्यांचं मार्गदर्शन घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. आजही आपण तेच करणार आहोत. सगळ्यात आधी स्वागत करूया पंडित राजकुमार शर्मा यांचं. नमस्कार. बिल्कुल सर जी, आज तो मतलब हम बात करना चाहे या ना चाहे, एक विषय है जो सब जगह चर्चा का विषय बना हुआ है हफ्ते भर से. वो महाराष्ट्र के एक राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी, उनका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है. वैसे तो अमृत महोत्सवी प्रोग्राम जो था वो इस हफ्ते से शुरू हो गया है, तो इसी बहाने आज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये नई उनके राजनीतिक करियर की नई शुरुआत है शरद पवार जी के लिए? क्या लगता है आपको? कुंडली क्या कहती है? यस, देखिए, जब हम शरद पवार साहब की कुंडली का बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मनपूर्वक अभिनंदन और मनपूर्वक बधाई कि आप हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए और महाराष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं. और इसी तरह आप जैसे दिग्गज और बुजुर्ग नेताओं का आशीर्वाद आपके आने वाली पीढ़ी को भी मिलता रहे और आप 100 वर्ष जिएँ और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे. और सबको आपके जैसे बड़े नेता की आवश्यकता है और राष्ट्र को आपके जैसे बड़े नेता की और सूझवान नेता की आवश्यकता है. मगर कुंडली जो है आपकी बहुत ही उत्तम है. 2000 ऐसा समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में, मैं थोड़ी सी बात ही करूँगा, महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में शरद पवार हमेशा एक शुक्र तारे की तरह चमकते रहे हैं और अपने जीवन के अंत तक चमकते रहेंगे. उनको एक इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा. आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में डेफिनेटली शरद पवार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं, चाहे कांग्रेस के साथ चाहे शिवसेना के साथ, एक ऐसा उथल पुथल जरूर बनेगा जो उनकी कुंडली में भी 12/12/1940 उनकी कुंडली देखते हैं. जब उनका जन्म हुआ है 12/12/1940, तो कहीं ना कहीं वो फिर एक बार अपना दाव, अपनी चाणक्य नीति, अपनी कौटिल्य नीति से लोगों को अवगत करवाएंगे. आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना सिक्का पूरी दुनिया को दिखाया. और डेफिनेटली उनकी नीतियाँ और उनके राजनीतिक कैरियर के लिए हमेशा हर दिन एक नई शुरुआत हुई है. इसलिए हम उनके आरोग्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी की वजह से भी वो दुखी हुए, उनके आरोग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये दुआ करते हैं कि शरद पवार साहब जो हैं, इनका महाराष्ट्र के ऊपर इसी तरह आशीर्वाद और वर्चस्व, सरकार कोई भी हो. आप उस दिन भी देखिए, नरेंद्र मोदी थे, मुलायम सिंह यादव थे, देश के राष्ट्रपति थे, सब लोग वहाँ पर आकर शरद पवार साहब की अमृत महोत्सव में शिरकत ली उन्होंने. और यहाँ पर भी हर नेता वहाँ पे आकर उनके पाँव छूता है और हर व्यक्ति उनको सम्मान से देखता है. भगवान उनकी लंबी आयु करे और इसी तरह उनका आशीर्वाद. लेकिन क्या शरद पवार जी की कुंडली और राष्ट्रवादी कांग्रेस, उनकी जो पार्टी है, उसकी कुंडली एक साथ जाती दिख रही है इस वक्त? क्योंकि एक हर बार जान फूंकनी पड़ती है पवार जी को पार्टी में. 1999 में शरद पवार साहब ने एनसीपी की स्थापना की. जब हम एनसीपी की स्थापना की कुंडली की बात करते हैं, हम 2-4 बार राजमंत्र में इस विषय पर बात भी कर चुके हैं. और शरद पवार साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि शरद पवार साहब के बिना राष्ट्रवादी पार्टी एकदम सूनी लगती है. आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं लोग बिखरते हैं और पवार साहब उनको फिर इकट्ठा करके उसमें जान फूंकते हैं. हमारे जय महाराष्ट्र के कार्यक्रम में समीरन साहब को भी ये बताया कि उन्होंने बोला, क्या पार्टी जो है आगे स्ट्रेंथन होगी? डेफिनेटली. मैं तो आज भी कहता हूँ कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है उसका गठन और शरद पवार साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो अगली सरकार में और बीएमसी के चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है एक अपना बहुत बड़ा कद जो है वो दाखिल करेगी. और डेफिनेटली ये पार्टी और मजबूत होगी और नेक टू नेक कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हो सकती है. पवार साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो रुचिता एक बात ध्यान रखें हमारे दर्शकों के लिए
आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं शरद पवार साहब जो हैं वो अपना मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में अभी भी दमखम बहुत पना है। अच्छा। हाँ, 2013 में उनको डेफिनेटली बहुत सी समस्याएं थी, 2014 में और आ सकती थी। अब वो उस काल सर्पदोष से बाहर आ चुके हैं, सो ही कैन इजीली कम आउट एंड स्ट्रेंथन द पार्टी। तो आपको एक राष्ट्रवादी की सहयोग से या फिर उनका मुख्यमंत्री भी होता हुआ दिखता है? डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि और उनके पास कला है, नीति है, नीति, समझ है, बिल्कुल बिल्कुल, जो किसी के पास नहीं है। महाराष्ट्र में उस लेवल के नेता जो हैं वो बहुत कम है, और इवन अपने दिल्ली में फांसे जो है वो सूझबूझ के फेंकते हैं। बस बस बिल्कुल बिल्कुल। और एक जन्मदिन है इस हफ्ते में जो हुआ, वो इतनी जोर शोर से नहीं मनाया गया, लेकिन कांग्रेस के लिए अहम था, सोनिया गांधी जी। जी। देखिए, जहाँ तक सोनिया गांधी जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली सोनिया गांधी की कुंडली भी बहुत प्रबल है। उन्होंने गुरु की महादशा में राजीव जी से शादी की। जब राजीव जी नहीं रहे उसके बावजूद भी उन्होंने देश में कांग्रेस को पुनर्गठित किया, पुनर्जीवित किया, और 2004 से लेकर 2014 तक देश में सत्ता में रहीं। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुंडली का हम अध्ययन करते हैं, उनका कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आप ये मुझे बधाई देंगे कि एक बार फिर सोनिया गांधी अपने पुत्र के माध्यम से देश में कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में कामयाब हो चुकी हैं। बट हियर आई वुड लाइक टू, मैं यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली में इस वक्त केतु की महादशा चल रही है। अच्छा। केतु की महादशा जो है वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाती है, और सोनिया गांधी जो है उनको 2019 तक अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, बर्थडे से पहले वो अमेरिका जाके आई हैं। हाँ, और सालाना सालाना कह लीजिए या कुछ और हो, बट शी इज़ लुकिंग फ्रेल। कहीं ना कहीं उनकी सेहत जो है उसके ऊपर उनको, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज मैं शरद पवार साहब के कार्यक्रम में देखा कि कोई पंडित मंत्र पढ़ रहा था, और कहीं, क्योंकि शरद पवार साहब जो हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर रहते हैं, भगवान, मंदिर, या आदमी के जीवन में एक डिवाइन बैंक चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है तो उसको भगवान की प्रार्थना की, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है। तो मैं सोनिया जी के लिए भी, उनको भी जन्मदिन की मुबारकबाद, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कह सकता हूँ। और अपनी सेहत के लिए डेफिनेटली कोई आरोग्य मंत्र, आरोग्य पूजा करवाना चाहिए। अदरवाइज़ आप हमारे देश की पुत्रवधू हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। बिल्कुल। और एक कुंडली है जो इस समय सोनिया जी भी शायद देखती होंगी, जैसा आपने कहा, राहुल गांधी की और नेशनल हेराल्ड में, जो दोनों इस बार उलझे हुए हैं। तो वो क्या समस्या का हल अगले हफ्ते आपको निकलते हुए दिख रहा है, क्योंकि पेशी भी उसी दिन अगले हफ्ते ही होने वाली है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी, यहाँ पे एक नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका, जी हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण किया आपने, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये राजमंत्र ही एक मंच है, यहाँ पर ऐसे सवाल बोले जाते हैं और उनके उत्तर खोजे जाते हैं। यहाँ तक नेशनल हेराल्ड केस और वहाँ की संपत्ति की मिसयूज़ की केस की बात करें, जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब बेशक मेरे इस कार्यक्रम को सुन रहे हों, मगर एक बात ध्यान से सुनिए कि ये समय नहीं था इस बात को छेड़ने का। संसद था, ग्रह दशा देख के आप कह रहे हो? संसद में ग्रह दशा नहीं, एक राष्ट्र भक्त होने की जगह। रुजुता जी, इस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, चाहे वो किरीट सोमैया हैं, जो लोग PILs दाखिल करते हैं, मैं उनके सामने करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी वाले सदन नहीं चलने दे रहे थे। जब बीजेपी सदन में है तो कांग्रेस नहीं चलने दे रही। राष्ट्र की सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? कौन आएगा आगे बढ़कर? कौन कहेगा कि नहीं, पहले GST पास करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ तो एक दूसरे के साथ में नोक झोंक, खींचातानी चल रही है। मगर आपने जो सवाल किया, मैं उसके ऊपर उत्तर दूंगा कि कतई मुझे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनकी दोनों की कुंडली में देखता हूँ,
काफ़ी सालों से अध्ययन करते आया हूँ। कतई मुझे सुब्रमण्यम स्वामी जो है इसमें सफल होते हुए नज़र नहीं आते कहीं ना कहीं। और अगर कांग्रेस कहती है ये पॉलिटिकल वेंडाटा है, तो आई डोंट ट्रस्ट इट। इट इज़ ए ओल्ड केस। ठीक है, ये समय नहीं था जी, बिल पास होते, लोगों के अंदर खुशहाली आती, तो आप उठकर खड़े हो जाते। आपको सदन के समय के ऊपर ये सवाल, ये चीज़ें नहीं उठानी चाहिए थी। केस आगे मुलतवी किया जा सकता था, पोस्टपोन किया जा सकता था, बट इट इज़ रिटन एट द रॉन्ग टाइम। इवन देन सोनिया जी की कुंडली में केतु की महादशा है, चिंताएं हैं, चिंता है, भय है, असुरक्षा है। राहुल की कुंडली में भी अगर हम अध्ययन करते हैं तो राहुल की कुंडली में मंगल की महादशा लगी हुई है। अच्छा। मंगल उनका प्रबल नहीं है बहुत। इसलिए 2014 में इलेक्शन हारना पड़ा। इसीलिए कहीं ना अभी जैसे जैसे मंगल की दशा खत्म हो रही है, राहु की दशा आ रही है, तो राहु पराक्रम देता है। राहु आपको स्टेज पर खड़ा होकर बुलवाता है, विरोधियों की चुनौती आप स्वीकार करते हो। आप देख रहे हैं कि कैसे वो उछल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। सो उनकी दशा बदल चुकी है। सोनिया गांधी की दशा अभी बदलनी बाकी है, मगर इस केस में इनको जेल होते हुए या कोई बहुत बड़ी सज़ा होते हुए मुझे नहीं दिखती है। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो बहुत ही बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के लिए मशहूर हैं। उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि जब भी ऐसे कार्य करें, राष्ट्र को प्रथम रखें। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिक भारत है, बिल्कुल। प्राथमिकता देश है, प्राथमिकता देश की प्रजा है। आप गलत है कोई आदमी तो उसको सूली पे टांग सकते हैं, मगर समय देखकर। बिल्कुल, हमारे लिए तो प्राथमिकता यही रहेगी कि संसद का सत्र जो है वो आगे चले, क्योंकि 8 दिन सिर्फ बचे हुए हैं संसद के सत्र के लिए। तो संसद में आपको क्या होता दिखता है आने वाले 8 दिनों में? क्या इस बार हमें एटलीस्ट कुछ जीएसटी के बारे में कुछ न्यूज़ मिलेगी? देखिए, मैंने आपको संसद शुरू होने से पहले ही एक बात कह दी थी कि संसद तो धुल जाएगा। आपको याद होगा, सेशन जो है, संसद जो है, विंटर सेशन जो है, ये धुल जाएगा। इसमें कोई, क्योंकि कलयुग है। आपको याद है मैंने बोला था, हम कलयुग की एक ऐसी कली में बेटा पैदा हो चुके हैं। यहाँ पर हंस चुगेगा दाना पानी और कौआ मोती खाएगा। कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं समय जो है इतना भयंकर है। शनि और सूर्य इकट्ठे वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बुध आए हुए हैं। कैसे संसद चलेगा? संसद के चलने के कोई आसार नहीं है। बट मैंने आपको एक खुशखबरी दी थी कि कहीं ना कहीं जीएसटी बिल पास होगा। हाँ। जीएसटी बिल की ड्राफ्टिंग और उसके ऊपर मोहर इसी सेशन में होगी। आई विल रिपीट इट। उसमें सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी, माननीय नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी टीम जो पुरानी, वो सब लोग जीएसटी बिल को पास कराने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और ये बिल पास करा देंगे। मगर अदरवाइज जैसे कल भी सोमवार को एक चर्चा होनी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। सोमवार को भी है, मगर जैसे कल स्पीकर उठ गए, सदन धुल गया। 2.5 करोड़ रुपया आपका और मेरा गरीब का पानी में चला जाता है जब नेता जो हैं आपस में झगड़ा करके सदन को चलने नहीं देते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप सबको सद्भावना से, प्रेम से, राष्ट्र की सेवा के लिए एक जगह जुटकर अपने एक दूसरों को ब्लेम करने की बजाय सबसे पहले राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आएं। करबद्ध प्रार्थना है, कौन देखेगा? क्योंकि आज हमारा देश धार्मिक प्लेटफॉर्म है, आर्थिक प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया इसकी तरफ देखती है। जब शांति की बात करते हैं तो किसकी तरफ देखा जाता है? अमेरिका, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब लोग यहाँ आते हैं। करोड़ों योगा सेंटर खुल चुके हैं, करोड़ों प्राणायाम सेंटर खुल चुके हैं। दूसरा, आज हमारा देश अर्थनीति की तरफ बढ़ा, उछाल मार रहा है। खरबों रुपया, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इज कमिंग इनटू भारत में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और माननीय नरेंद्र मोदी, आपने देखा कि जिस तरह से जापान के प्रधानमंत्री को लेकर गंगा आरती में जा रहे हैं, उन्होंने रेलवे के ऊपर मोहर लगवा ली है। उन्होंने बहुत बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के लिए
बिलियंस ऑफ डॉलर ले ली। ये एक शुभ समाचार है। नरेंद्र मोदी बहुत ही सकारात्मक और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हैं, इसलिए पूरा समाज उनके साथ है। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं जो कांग्रेस से भी हुई और इनसे भी हो रही हैं। बिल्कुल। पंडित जी, अब जो ऐसा है, संसद के बाद थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ भी मुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ भी इम्पोर्टेंट घटना नागपुर में जो घट रही है, वहाँ भी एक लॉक जैम बना हुआ है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। वहाँ भी स्थिति एक जैसी है कि धुल रहा है सेशन, हो नहीं पा रहा है काम। देखिए, वंस अगेन आई विल नॉट ब्लेम, मैं इनको ब्लेम नहीं करूँगा। नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ की दौड़ में कि मेरे से कांग्रेस आगे ना निकल जाए और कांग्रेस से बीजेपी आगे ना निकल जाए, इन दोनों से शिवसेना आगे ना निकल जाए, ये तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं। मगर मित्रों, ये कलयुग की पहली कली है। दूसरी कली में तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। कहीं ना कहीं आदमी आदमी के लिए दुश्मन बन जाएगा। इसलिए ये सेशन आंदोलन, नागपुर में आंदोलन हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ। परसों और कल आपने देखा होगा, और मंडे को भी कहीं ना कहीं मैंने किसी जगह पढ़ा, संजय निरुपम एक आंदोलन करने वाले हैं। तो ये दिल्ली हो या नागपुर हो या आसाम, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम के ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ चुका है। इस प्रभाव के लिए आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते। ये ऐसे ही खींचतान करके गाड़ी इन लोगों की चलेगी। आज नरेंद्र मोदी बहुमत में हैं, उसके बावजूद भी कितने बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। जी हाँ, यानी 330 का बहुमत है उनके पास। एग्जैक्टली, बहुमत के बावजूद उसके बावजूद भी यहाँ पे तो अल्पमत में है बीजेपी। शिवसेना बाहर निकल जाए तो ये खत्म हो जाए, कोई दूसरा आ जाए। मगर नागपुर भी, सेशन भी इसी तरह धुल जाएगा। मुझे कहीं भी कोई सकारात्मक रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। ये फिर बाद में अपने तरीके अपनाकर कोई बिल्स पास करवा लें, कोई प्रोजेक्ट पास करवा लें, इतना ही होगा। मगर सदनों में कुर्सियां चल सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं, चाहे कोई भी सदन हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे दिल्ली का हो। लेकिन मुश्किलें देवेंद्र फडणवीस जी के सामने कुछ ऐसी है। एक तो काम नहीं हो रहा है, ऊपर से उन्हें कैबिनेट एक्सपेंशन करना था, जो कि इस सेशन से पहले करना था, वो भी नहीं हो पाया है। इन सब चीज़ों की वजह से जो अंदरूनी जो कुछ बातें हैं वो भी सामने आई हैं। जो सहयोगी दल है वो साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, सेशन से पहले नहीं हुआ विस्तार, नो प्रॉब्लम। पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि हो जाएगा। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारी एक भविष्यवाणी थोड़ी सी परे हो गई। मगर नहीं, बात यह है कि वो अंदर सहयोगी दल जो है वो भी उन्हें साथ देते नहीं दिख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी को। नहीं, ये जनवरी 30 जनवरी से पहले हो जाएगा। वो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अंदरूनी लोग साथ नहीं। राजनीति का मतलब ये है कि आपके अंदर के लोग आपको दुखी करें। यहाँ नहीं, ये महाभारत के समय पे से होता आया है। यानी कहीं ना कहीं आपके अपने ही लोग आपको एक नया गुट बनाकर खड़े हो जाते हैं। बीजेपी में, कांग्रेस में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऑल आर माई फॉलोअर्स। तो कहीं ना कहीं आपस में ये लोग कोई ना कोई गुट बना के बैठे हुए हैं। और ये गुटबाजी को छोड़कर राष्ट्र और महाराष्ट्र की सेवा के लिए एक बार खड़े हो जाएं, दुनिया आपको सिर पे उठाएगी। बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस जी, इसका मतलब है अच्छा चलते हुए दिखेंगे इसके आगे। बिल्कुल। लेकिन इस बार मैं आपसे जो सबसे अच्छी पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि 2 फिल्में आ रही है सर जी फ्राइडे को, और करोड़ों दाव पे लगे हुए हैं। आप सब जानते हैं, बाजीराव मस्तानी की हम बात कर रहे हैं, हम बात दिलवाले की कर रहे हैं। देखिए, शाहरुख खान और काजोल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो दिलवाले दुल्हनिया से भी अच्छी जाएगी। अच्छा, हाँ, दिस विल बी ए बिग हिट। और आशा करते हैं कि शाहरुख और काजोल देख रहे होंगे ये शो, और रोहित शेट्टी जिनके पैसे दाव पे लगे हैं, और गौरी खान जी हाँ, जो प्रोड्यूसर है। बिल्कुल, डेफिनेटली ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। और हो सकता है कि शाहरुख खान अभी प्रोडक्शन में चले जाए, फिल्मों में कम आए। कहीं ना कहीं एज जो है उनके मुंह पे दिखने लगी है। और दूसरी फिल्म बाजीराव मस्तानी, संजय लीला बंसाली ने बहुत सालों बाद फिल्म बनाई है।
this film will have some sort of problems also, but ये दोनों फिल्मों के 100 में से 90% मार्क्स मैं देता हूँ। और देखी नहीं है, मगर वो बोलते ना कि 5 में से 3, 5 में से 5 के 5 स्टार इनको मिलेंगे और आप देखेंगे कि ये दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। हमने काफ़ी देर बात की सेशन के बारे में, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी, और इनका सीधा असर जो है इस हफ्ते भर में हमें शेयर मार्केट पे दिखा है। तो वक्त हमारे पास अभिनंदन करना चाहिए कि आपने तो बोलना चाहिए कि पिछली बार हमने कहा था। बिल्कुल। देखिए, बाजार बिल्कुल वैसा ही चला जैसे राजमंत्र के भविष्यवाणी में बोला गया। 26,200-300 के ऊपर नहीं जाएगा, पिछले हफ्ते हमने कहा था। जी हाँ। ये 25,000 भी तोड़ सकता है। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाजार कहीं ना कहीं 25,040 के ऊपर काला कर बंद हुआ, यानी 25,000 को टच कर गया, ये समझे आप। कर चुका है, बिल्कुल। आगे आने वाले दिनों में भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रफ्तार जो है अगले हफ्ते की 25,600 के ऊपर दिखाई नहीं देती। इट मे ब्रेक 25,000। 25,000 तोड़ने के बाद ये 24,600, 24,700 से बाउंस बैक कर सकता है। ये अगले हफ्ते में नीचे का स्तर 24,700 है, ऊपर का स्तर 25,600 है। सिमिलरली निफ्टी 7,520 पे आ सकती है। ऊपर का स्तर निफ्टी का जो है वो 7,780 होगा। मैं अभी भी बेरिश हूँ, बुलिश नहीं हूँ, मगर स्क्रिप्ट वाइज कुछ ऐसे काउंटर हैं यहाँ पे आप निवेश करके पैसा कमा सकते हैं, मगर नाजुक दिल वाले बाहर बैठे। बैटर कि जब बॉटम आ जाए, अभी तक बॉटम नहीं आया। यहाँ रुजुता जी, मैं अपने दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े बिजनेस चैनल जितने भी हैं महाराष्ट्र में या राष्ट्र में, वो सब लोग बोल रहे थे कि अब मार्केट नीचे नहीं पड़ेगी, मगर सिर्फ राजमंत्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे हमने बोला था कि मार्केट नीचे गिरेगी। आई एम नॉट बेरिश, बुलिश। क्योंकि बुध गुरु की राशि में नीच हो जाता है और बुध ट्रेडिंग का कारक है। बुध ट्रेडिंग का कारक है और वो नीच होने की वजह से अब 13, 14, 15 तारीख को वापस वो सूर्य उधर शिफ्ट होगा, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। बट टिल नाउ 24,700 तक तैयार रही है। हाँ पंडित जी, आज बातों बातों में आज कैसे वक्त निकल गया हमें पता नहीं चला। कुछ बातें ही ऐसी थी। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को जो है आज हमने जिन सब चीज़ों के बारे में, जिन व्यक्तियों के बारे में हमने बात की, वो अच्छा लगा होगा। आज वेळ संपली आपली, आज इकडेच थांबतोय आपण, पण तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।